नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एंड पॉलिटी में आज हमें पार्ट 5 करना है ना। देखिए पहले आप थोड़ा सा समझ लो कि पार्ट 5 में क्या क्या है, फिर हम इसको पढ़ते हैं वन बाई वन, है ना। तो पॉलिटी में पार्ट 5 में आपको पहले तो आर्टिकल 51A तक तो आप पढ़ ही चुके। 51A DPSP के बाद फंडामेंटल ड्यूटी 51A में, है ना। तो आर्टिकल 52 से शुरू होता है ये वाला पार्ट, है ना। वो कहाँ तक जाता है? टोटल 151 तक, 52 से 151 तक एक है। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? इसमें चैप्टर है, पहले चैप्टर 1 है, उसमें यूनियन के एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका, बहुत काम का टॉपिक है ना। पूरा पार्ट 5 ही प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, है ना। नंबर 2, प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, ये पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री, 4 पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और 5 पे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या बोलेंगे? महान्यायवादी। महान्यायवादी, ये 5 लोग आ रहे हैं यूनियन के एग्जीक्यूटिव में। क्लियर है? तो ये पांचों हमें बारी बारी से पढ़ने हैं। इन पांचों पे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति वाले से। ये चैप्टर 1 हो गया आपका। आर्टिकल 52 से 78 तक ये है टोटल, है ना। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर 2 है, उसमें है यूनियन लेजिस्लेचर, संघ की विधायिका। तो संघ की विधायिका में बताया गया है कि संघ की विधायिका प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो प्रेसिडेंट तो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो यहां पे हमें क्या पढ़ना बाकी है? लोकसभा और राज्यसभा पढ़ना बाकी है। तो चैप्टर 2 में हम ये पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा इनके बारे में। इतना क्लियर है? फिर चैप्टर 3 आता है, इसमें बस एक ही आर्टिकल है 123। इसमें आर्टिकल बनेंगे आपके 79 से लेके 122 तक। ये जो जैसे एग्जीक्यूटिव हैं ये तो हमेशा वर्किंग होते हैं, बट ये जो हमारा लेजिस्लेचर है इसकी बैठक एक साल में 3 बार होती है। ऐसे लगभग एक महीने की बैठक, है ना। सब पढ़ेंगे इसके कितने सेशन होते हैं, कितनी ड्यूरेशन के होते हैं। भारतीय संविधान ने ये बोला है कि न्यूनतम 2 सेशन होने चाहिए, और उसने न्यूनतम 2 शब्द भी यूज नहीं करा। उसने ये लिखा है 2 बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2 बार तो मिलना पड़ेगा एक साल में। लेकिन अभी इन जनरल हमारी लोकसभा राज्यसभा यानी कि हमारी पार्लियामेंट की 3 बैठक होती है, और कभी कभी स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता है ना। तो अगर ये सेशन में नहीं है और इनका काम है लॉ बनाना, इनका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, तो लॉ बनाना पड़ जाए तो कौन बनाएगा? तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को लॉ मेकिंग पावर दी गई है, और उसमें प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट उस समय लॉ बना सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और अर्जेंट नीड है। उस लॉ को लॉ ना बोल के ऑर्डिनेंस बोल देते हैं, बस होता लॉ ही है ना। ऑर्डिनेंस बोल देते हैं इसको, कानून, और इसको बोल देते हैं अध्यादेश। तो चैप्टर 3 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर या प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ये पावर दी हुई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123। तो यहां हमने अभी 2 ही चीजें पढ़ी बस, यूनियन का लेजिस्लेचर एंड यूनियन के एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन पढ़ने हैं? ये 5, और लेजिस्लेचर में ये, और एक स्पेशल की भाई लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है तो एग्जीक्यूटिव भी लॉ बना सकते हैं, प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तीसरा क्या बचा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो यूनियन जुडिशरी, तो यहां सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान दिए गए चैप्टर 4 में, ठीक। और इसके प्रावधान मिलेंगे आपको आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक। आर्टिकल हमें यहां से आगे सब याद नहीं करने, काम काम के आर्टिकल है, उन्हीं को याद करना है ना। 124 to 147
4 चैप्टर हो गए, पर ये तो अभी 151 है, तो 3 आर्टिकल बचे हैं अभी, है ना। 4 आर्टिकल बन गई, 48, 49, 50, 51। तो फिर चैप्टर 5 है, उसमें है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, पेपर में आ जाएगा CAG यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का नहीं है। एग्जीक्यूटिव में तो ये 5 आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। तो वैसे तो पार्ट 5 में 3 बातें होनी चाहिए थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पर इसमें 2 बातें एक्स्ट्रा है। एक, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर पावर दी हुई है 123 में, लेजिस्लेचर की पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और दूसरा एक अलग अधिकारी बताया गया है CAG। ये अधिकारी हमें पार्ट 6 में नहीं मिलेगा। सेम ऐसी देखो पार्ट 6 भी है, पार्ट 6 उसमें क्या क्या दिया हुआ है पार्ट 6 में। पार्ट 6 में ये मिलेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, वहां पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। डेप्यूटी गवर्नर जैसा यहाँ कुछ नहीं होता है ना स्टेट में, तो वहां 5 एग्जीक्यूटिव थे, यहाँ 4 मिलेंगे। फिर स्टेट में लेजिस्लेचर मिलेगा पार्ट 6 में, तो वहां गवर्नर प्लस कुछ राज्यों में बस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, 6 राज्यों, लगभग 22 राज्यों में, 6 राज्यों में गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। 2 तरह की व्यवस्था है वहां पे। फिर अपना उत्तर प्रदेश भी इसी में आता है ना, लेजिस्लेचर हो गया। फिर वही गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आ जाएगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद में फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहां भी 5 है, बस यहाँ 5वां कौन है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। वहां पे बस सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी दिए हुए हैं, अधीनस्थ न्यायालय भी दिए हुए हैं, उच्च न्यायालय भी दिए हुए हैं। तो दोनों जगह लगभग सेम सी व्यवस्था है। पार्ट 5 अच्छे से पढ़ लेंगे तो पार्ट 6 में ज्यादा पढ़ने का नहीं बचेगा, बस अंतर देख लेंगे क्या डिफरेंस है। जो काम यहाँ राष्ट्रपति कर रहे हैं वहां गवर्नर कर रहे हैं, जो यहाँ प्रधानमंत्री कर रहे हैं वहां चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। डिफरेंस देखने हैं बस क्या डिफरेंस है। तो पार्ट 6 तो अभी हमें पढ़ना नहीं है, पार्ट 5 पे वापस आ जाते हैं। यहाँ देखो, इसमें ये सब पढ़ना है। तो इसमें आज हम ये प्रेसिडेंट वाला पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 1, और इसमें हमें ये प्रेसिडेंट वाला पोर्शन पूरा करना है। डन। स्ट्रक्चर हमने आपको पूरा बता दिया, स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रेसिडेंट में हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले प्रेसिडेंट में 8-10 से ज्यादा हर क्वेश्चन आया हुआ है आप घर पे क्वेश्चन, वो है प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, संवैधानिक स्थिति क्या है इनकी, संविधान ने इनको किस स्थिति में रखा है, और वो स्थिति कौन कौन से अनुच्छेद से पता चलती है। 2 बातें याद रखनी है हमको, संवैधानिक स्थिति और संविधान के कौन से आर्टिकल से वो स्थिति पता चली। तो पहले तो संवैधानिक स्थिति समझ लो। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ रहे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल। इसमें सारे काम इनके नाम से करे जाते हैं प्रेसिडेंट के। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में निहित होती है। ये आर्टिकल 53 में लिखा है कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो किस में निहित होगी, प्रेसिडेंट में होगी। सही है। आर्टिकल 53 ने इनकी पोजीशन बताई कि एग्जीक्यूटिव पावर में। इसका मतलब देश के सारे निर्णय इनके हस्ताक्षर से लिए जाएंगे, देश के सारे कानून इनके हस्ताक्षर से लागू होंगे, है ना। लेकिन क्या ये जो प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर है, आर्टिकल 53 ने जो इनको प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर दी है, क्या वो रियल है या नॉमिनल है।
अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना, कल वाली क्लास में बताया था। रियल का मतलब इनके पास में डी फैक्टो पावर है या डी ज्योर पावर है ना। डी फैक्टो है, डी फैक्टो या डी ज्योर। नाम मात्र की शक्ति है, नाम मात्र की या वास्तविक शक्ति है। तो आपको पता है कि इनके पास में नाम मात्र की शक्ति है। एग्जीक्यूटिव तो हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड तो हैं, लेकिन नॉमिनल हेड है, डी ज्योर हेड है। ठीक है, ये बात कैसे पता चली, कौन से आर्टिकल से? एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे, सारे डिसीजन इनके नाम से लिए जाएंगे, ये तो 53 ने बता दिया, लेकिन ये नॉमिनल होंगे, ये कहां से पता चला? क्योंकि आर्टिकल 74 में लिखा है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करेंगे। और बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से काम नहीं कर सकते। इसका मतलब सारे कानून इनके हस्ताक्षर से लागू हो रहे हैं, सब निर्णय इनके हस्ताक्षर से लिए जा रहे हैं, लेकिन कहां हस्ताक्षर करना है और कहां नहीं करना, ये बताने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो दो आर्टिकल पता चल गए हमको, 53 एंड 74। 53 कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की या यूनियन की प्रेसिडेंट में होगी, और 74 कह रहा है उस एग्जीक्यूटिव पावर को लागू कौन कराएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आ गया? ये हमने देखा एग्जीक्यूटिव के हेड। ऐसे एग्जीक्यूटिव के हेड के बाद में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो क्या क्या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे, टॉपिक तो बड़ा आसान सा लगता है। ऐसे आ जाए, हेड ऑफ स्टेट कौन है और गवर्नमेंट कौन है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट तो माने जाते हैं पीएम, और हेड ऑफ स्टेट माने जाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा इसी को कैसे पूछ सकते हैं? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं ना। अब इसमें यह आ जाएगा रियल और नॉमिनल। अगर ऐसे पूछा गया है तो रियल हेड जो है एग्जीक्यूटिव के वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो नॉमिनल हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव। डन? ओके। अगर ये आ जाए हेड ऑफ रिपब्लिक कौन है? तो रिपब्लिक का मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हेड ऑफ स्टेट। हमारा जो स्टेट है इंडिया, नेशनल लेवल पे हमने इसको स्टेट बोला है, तो उसको क्या बोला? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हेड ऑफ स्टेट आएगा, तो इसका मतलब पूछा है हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ स्टेट। तो यहां पे आके आंसर आएगा प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट कब कब चुनना है? हेड ऑफ स्टेट आ जाए, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट आ जाए, हेड ऑफ रिपब्लिक आ जाए, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ रिपब्लिक आ जाए, सेरिमोनियल हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, इन सब केस में प्रेसिडेंट। और दो आर्टिकल मेन है, 53 एंड 74। बाकी 75 भी इसमें ले सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संरचना है, कैसे चुनी जाएगी, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होगी, वो सब 75 में बताया गया है। लेकिन जो मेन दो आर्टिकल हैं जिनसे पोजीशन पता चलती है वो 53 एंड 74। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हमने प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख ली। दो आर्टिकल 53 एंड 74। सारे आर्टिकल यहाँ लाइन से याद नहीं कर रहे जैसे हम अभी तक करा रहे थे, मेन आर्टिकल हमें याद करने हैं, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, 53 भी एंड 74 भी। 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संरचना है, कैसे चुने जाएंगे, कब हटेंगे, क्या क्या होगा, तो वो भी आर्टिकल तो काम का है, बट यहाँ पे वो मेन आर्टिकल नहीं है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तीसरा है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस जो हैं देखो, और कंडीशंस क्या क्या हैं वो अभी समझ में आएगा आपको, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन बता रहे हैं जो संविधान में लिखी हुई है ना। आर्टिकल यहाँ काम का नहीं है, आर्टिकल 58 में लिखी हुई है, ये काम का नहीं है, आप छोड़ सकते हो। तो संविधान में क्या क्या योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है कि सिटीजन होना चाहिए।
इसमें पेपर में ये आ जाता है कि सिटीजन बाई बर्थ होना चाहिए। सिटीजनशिप पढ़ चुके ना, 5 तरह से मिलती है, बर्थ से, डिसेंट से, है ना, एंड क्या था, रजिस्ट्रेशन से, एंड एक था क्षेत्र का समावेशन हो जाएगा किसी का, है ना, और एक नेचुरलाइजेशन। 5 तरह से मिलती थी। तो पांचों में से किसी भी तरह से बना हो, ये बाई बर्थ होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। सिटीजन होना जरूरी है, चाहे बाई बर्थ हो चाहे बाई डिसेंट हो, ऐसे, है ना। कुछ देशों में बाई बर्थ सिटीजन होना जरूरी होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, 35 प्लस का हो। 35 से कम वाले प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, इसमें आप ध्यान रखना, हम पूरा सीक्वेंस ही बता दे रहे हैं। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, इसका चुनाव लड़ना है तो आपने 21 साल का होना चाहिए मिनिमम, है ना, 21 से कम वाले नहीं लड़ सकते। आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 साल का होना चाहिए मिनिमम। अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आपको गवर्नर या प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ये मिनिमम एज क्राइटेरिया है, ठीक। तो प्रेसिडेंट का भी हमने देख लिया। इसके बाद में क्या है कि वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। तो लोकसभा की मेंबरशिप हम पढ़ेंगे, जब लोकसभा पढ़ेंगे तो कि क्या क्या क्राइटेरिया है। उसका क्राइटेरिया 2 जगह लिखा हुआ है, संविधान में भी एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी, हाँ दोनों पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ संविधान वाले पढ़ रहे हैं, 58 में क्या क्या दे रखा है ना, ओके। तो लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। अब ये क्वालिफिकेशन कहाँ मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मे भी शायद आर्टिकल 101 या 102 है, वहां योग्यताएं निर्योग्यताएं दी हुई हैं। और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें योग्यताएं दी हुई है। तो अभी हम उन योग्यताओं को पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वो हमने आगे पढ़नी है जब लोकसभा पढ़ेंगे तो। बस अभी हमने ये पढ़ लिया, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, 35 साल से ज्यादा उम्र का हो और भारत का सिटीजन हो। नंबर 4, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो देखो इसके 2 मीनिंग है, एक फिलोसफिकल मीनिंग और एक एक्चुअल में होता क्या है इन प्रैक्टिकल। फिलोसफिकल मीनिंग तो यह है कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, कोई पर्सन, और उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड के प्राइवेट स्कूल की चैन हो पूरे स्टेट में या पूरे इंडिया में, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर का काम है सरकारी शिक्षा को बढ़िया करना, जिससे बच्चे यहां पे पढ़े, और उसकी पत्नी के प्राइवेट स्कूल की चैन है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो लाभ के पद पे है इस समय, है ना, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए अपनी पत्नी को लाभ पहुंचा सकता है, शिक्षा व्यवस्था को इस हिसाब से कर सकता है कि निजीकरण को बढ़ावा मिले, निजी स्कूलों को बढ़ावा मिले, जिससे उसकी पत्नी के स्कूलों का प्रॉफिट बढ़ जाए, है ना। तो ये इस हिसाब से डिजाइन होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। फिलोसफिकल ऐसे है। इन प्रैक्टिकल क्या होता है, पार्लियामेंट एक लिस्ट बनाती है, उसमें जो जो टर्म पद लिख दिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान लिया जाता है। क्लियर, आप 4 बातें याद रखोगे। क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं नंबर 2 पे कि इंडियन सिटीजन हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर रहते हुए भी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है ना, जीत जाता है तो ये पद फिर खाली हो जाते हैं, ठीक। योग्यता समझ में आ गई। दूसरा कि भी एक बार चुन लिए गए, 5 साल का टर्म पूरा कर लिया, तो री इलेक्शन हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कितनी बार हो सकता है। यूएसए में री इलेक्शन हो सकता है, एक आदमी अधिकतम 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। भारत में भी री इलेक्शन हो सकता है और कोई व्यक्ति इनफाइनाइट टाइम तक प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई टर्म नहीं है 2 बार 3 बार, वो चाहे तो 2 3 4।
कितनी भी बार तक प्रेसिडेंट रह सकता है ना। अब इसमें आपके लिए एक होमवर्क है, नोट्स में देख लेना आप, सबसे लास्ट में प्रेसिडेंट वाली लिस्ट है उसको पढ़ लेना। ऐसे कितने प्रेसिडेंट हैं भारत में जो एक से ज्यादा टर्म के लिए चुने गए, एक से ज्यादा टर्म के लिए, है ना। ऐसे फैक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे लास्ट में प्रेसिडेंट की लिस्ट है तो उसको आप देखना। ओके, इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए कुछ और कंडीशंस हैं। कह रहे हैं 50 इलेक्टोर्स होने चाहिए और 50 इलेक्टोर्स हैं वो प्रपोजर होने चाहिए। पहले इलेक्टोर्स समझ लो क्या होते हैं, जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग डाल सकते हैं, जो उसके इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, तो वो लगभग 5000 से थोड़े से कम है, 4800 समथिंग, इतने लोग MP MLA सब मिला के इतने हैं जो इलेक्शन में भाग लेते हैं। अभी के लिए आप समथिंग 5000 मान लो, 5000 से थोड़े कम है। इनमें से 50 लोग तो प्रपोजर होने चाहिए, 50 सांसद, 50 विधायक या दोनों मिलके 50 लोग ये प्रपोज करें कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ोगे। फिर 50 लोग समर्थन करें कि हाँ भाई हम भी समर्थन कर रहे हैं, ये सेकेंडर्स होने चाहिए। तो इलेक्टोरल कॉलेज में से 100 लोग तैयार होंगे तभी जाके चुनाव लड़ सकता है व्यक्ति। ऊपर वाले 4 क्राइटेरिया के अलग एक 5वां ये कि 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स की शर्त है, वरना चुनाव नहीं लड़ सकते। पहले ये 2020 होती थी, फिर बाद में इसको 50-50 कर दिया गया, जिससे कि खाली सीरियस कैंडिडेट ही चुनाव लड़ पाए। ये भी क्वेश्चन आए हुए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीरियस कैंडिडेट ही हो, उसके लिए एक ये शर्त है। दूसरी शर्त है कि 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि बोलते हैं उसको हिंदी में, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जमा करनी पड़ती है RBI में। ध्यान रखना, SBI नहीं बोल रहे, RBI में। अगर ये MLA या MP के इलेक्शन होते तो SBI में जमा करनी पड़ती जमानत राशि। अब वो कितनी होती है, अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग होती है, देखेंगे बाद में, जब पढ़ेंगे इनको तब देखेंगे। अभी प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट की 15,000 होती है और SBI में नहीं, RBI में जमा होती है, ठीक है। अगर जितने वोट पड़े हैं ये 5000 से थोड़े से कम, 400 4080 समथिंग, एग्जैक्ट लिखे हुए हैं नोट्स में, देख लेना, मे बी आगे क्वेश्चन में कहीं पे है। अगर उसके 1/6 से भी कम मिले आपको तो आपकी ये जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। फिर ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते, पर ये अमाउंट इतना कम है ना, 15,000, तो सिक्योरिटी राशि ये जब्त हो जाती है ना। एक दूसरी बात भी है इसमें, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। MLA, MP, MLC, इनके इलेक्शन भी कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बात तो हमको पता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब किस जो कहना चाहिए, किस एक्ट के अकॉर्डिंग कराता है? तो इनका तो अलग एक्ट है, इस पे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन IAS कई बार इतना डीप पूछ लेता है तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड 1952, ये मेंस के सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, तो मेंस में इसको पढ़ेंगे बाद में, काम का है ना। इसके अकॉर्डिंग इसके इलेक्शन होते हैं, और इसके जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए अलग से एक्ट है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव इस कानून के अनुसार होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। बाकी सांसद, विधायक, इनके चुनाव इस वाले एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। चलो भाई, हमने 2 बातें पढ़ ली। पहली बात कर ली हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या थी, नॉमिनल हेड थे। दूसरी बात पढ़ ली हमने फिर इसमें की क्वालिफिकेशन क्या थी। तीसरा है कुछ कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस की कुछ कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो समझते हैं। पहली कंडीशन है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो MP या MLA नहीं हो सकता। अगर मतलब वो चुना जा रहा है तो उसको फिर ये वाली सीट खाली करनी पड़ेगी, या उसकी सीट खाली हो जाएगी। जिस डेट से वो प्रेसिडेंट बनेगा उस डेट से ये सीट खाली मान ली जाएगी।
यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है फिर एक, है ना, ये क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट हैं या मेंबर हैं? पार्ट है या मेंबर है? तो देखो, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, तो प्रेसिडेंट भी उसका एक पार्ट है, भाग है, भारतीय संसद का भाग। लेकिन अभी हमने देखा कि वो एमपी नहीं हो सकते, लोअर हाउस या अपर हाउस में मेंबर नहीं हो सकते। अगर वो होते हैं और राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो जिस दिन से ऑफिस ग्रहण करेंगे, जिस दिन राष्ट्रपति बने हैं, चुनाव जीते हैं, वो दिन नहीं, जिस दिन ऑफिस में एंटर होंगे उस दिन से उनकी एमपी एमएलए की पोस्ट खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब वो मेंबर नहीं हो सकते। तो अब कभी पेपर में आ जाए कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, गलत, मेंबर नहीं होते, पार्ट होते हैं, सदस्य नहीं होते, भाग होते हैं। क्लियर इतना? ये पहली कंडीशन है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक कंडीशन है कि इनको बिना पेमेंट के ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, राष्ट्रपति भवन। तो इसके कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं नोट्स में कि राष्ट्रपति भवन कौन सी हिल पे बना हुआ है, अरावली की पहाड़ी पे है, किसने बनाया था, किसने डिजाइन करा था, है ना। अगर आप कोई छुटपुट एग्जाम भी दे रहे हो साथ में, तो वरना पीसीएस में भी ऐसे फैक्ट आ जाते हैं, तो वो आप रीड कर लेना वहां से, ना पढ़ के समझ आ जाएंगे, मैं समझाने का कुछ नहीं। ये एक कंडीशन है। थर्ड फिर इसमें ये है कि जो राष्ट्रपति की सैलरी होगी, वेतन भत्ते, वो किसने डिसाइड करें, कॉन्स्टिट्यूशन ने या पार्लियामेंट डिसाइड करती है? ध्यान रखना, पार्लियामेंट। संविधान में वेतन भत्ते लिखे होते तो फिर वेतन भत्ते बदलने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं है। इनके वेतन भत्ते अभी 2018 में पार्लियामेंट ने बढ़ा दिया। 2018 से पहले इनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए होती थी और 2018 में कानून में चेंज करके उस सैलरी को 5 लाख रुपए कर दिया। ठीक। इसके अलावा रिटायरमेंट पे इन्हें क्या मिलता है, फिर इनके अगर मृत्यु हो जाए तो जो डिपेंडेंट है, पत्नी है, स्पाउस है, उनको क्या मिलता है, ये सब नोट्स में लिखा है, वो आप रीड करेंगे, है ना। कुछ इन्हें प्रिविलेज भी मिले हुए हैं इससे अलग। क्या प्रिविलेजेस? विशेषाधिकार मिले हुए हैं। चैप्टर 19 जो मिसलेनियस है वहां पे ये विशेषाधिकार लिखे हुए हैं। एक विशेषाधिकार इनका यह है कि इनके पद पे रहते हुए, देखो जब ये एक व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट है तो वो 2 काम कर रहा है। एक, वो प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभा रहा है, और एक वो व्यक्ति भी है, वो घर चला गया, फिर वो अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, संगी साथियों के साथ, वो उसके पर्सनल एक्ट है। तो ऑफिशियल जो ड्यूटी है उससे तो उसको सभी तरह के एक्ट से सुरक्षा है, ना तो कोई क्रिमिनल कार्यवाही जारी होगी, है ना, और ना ही कोई सिविल। ठीक है, ना तो कोई सिविल प्रोसीडिंग ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कुछ भी नहीं चला सकते ऑफिशियल ड्यूटी या ऑफिशियल या एज ए इन कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट उन्होंने जो भी काम किया। पर्सनल एक्ट वाले में उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की जमीन कब्जा ली, एक क्रिमिनल एक्ट हो गया, एक सिविल एक्ट हो गया ना, सिविल प्रोसीडिंग। तो इसमें ये बोला है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं शुरू होगी जब तक वो पद में है ना, पहले पद से हटेंगे फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होगी। सिविल हो सकती है, लेकिन सिविल वाले में मे बी शायद 2 मंथ इसका नोटिस देना जरूरी है। अजीब लग रहा है वैसे पढ़ने में, ऐसे लगता है कि भाई क्रिमिनल केस तो चलने चाहिए, सिविल में तो चलो छूट दे दो, है ना। क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी हो जाती है, प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी समझ रहे हो कि शर्मनाक बात तो है ही है, फिर इनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये भले से नॉमिनल हेड है लेकिन काम तो सब इनके हस्ताक्षर से ही हो रहे है ना। वाइस प्रेसिडेंट का पद इसलिए बनाया गया है कि अगर टेम्पररी बेसिस पे प्रेसिडेंट नहीं है तो कोई तो हो जो उनकी जगह काम करे। ठीक, तो ये इनके विशेष अधिकार है क्रिमिनल केस में और सिविल केस में। क्रिमिनल केस में कोई कार्रवाई पर्सनल एक्ट में भी नहीं होती और सिविल केस में पर्सनल मैटर में हो सकती है, बट 2 महीने का नोटिस।
तो ये हमने 3 चीजें पढ़ ली। पहली चीज पढ़ ली हमने इसमें प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, फिर पढ़ लिया उनके क्वालिफिकेशन, और फिर कुछ पढ़ ली प्रिविलेजेस या कंडीशंस वगैरह, है ना। अब अगला टॉपिक आता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग लेते हैं और इलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, सोच के खुद ही आपको पता ही होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता भाग लेती है, या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, या प्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष में जनता भाग लेती है, हम और तुम वोट डालते हैं, और अप्रत्यक्ष में कोई समूह भाग लेता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो समूह भाग लेता है, तो वो कौन सा समूह है, वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है ना। जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, हिंदी में बोलेंगे इसको निर्वाचक मंडल। इसका सिंपल से मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट डालते हैं। चलो तो बताते हैं। एक है हमारे पास पार्लियामेंट, इसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं समझो तो, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, जो चुने हुए सदस्य हैं। अभी ध्यान से समझ लेना, अपना दिमाग मत लगाना, बाद में दिमाग लगा लेना, पहले बात पूरी हो जाए ना। राज्यसभा, इसके भी इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालते हैं बस, है ना। फिर स्टेट की बात कर रहे हैं, ये तो यूनियन की बात हो गई। तो स्टेट में 2 तरह का हो सकता है, एक में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होगा, और एक में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी बस खाली, है ना। एक में खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अपर हाउस नहीं होगा। तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, इसमें भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर वोट नहीं डालते। यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, अब क्या बचा, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इसके लोग अभी भाग नहीं लेते। दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, तो इलेक्टेड तो सभी जगह आएगा, फिर क्यों बार बार इलेक्टेड बोल रहे हो ना, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोग वोट डालते हैं, इलेक्टेड लोग डालते हैं खाली। स्टेट में काउंसिल के लोग वोट नहीं डालते, खाली असेंबली के डालते हैं और खाली इलेक्टेड डालते हैं। और यूटी में खाली इलेक्टेड ही डालते हैं और असेंबली के ही डालते हैं, बट केवल दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर वाले नहीं डालते। अब हम यहाँ बार बार इलेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 2019 में एंग्लो इंडियन का प्रोविजन खत्म कर दिया। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे जो इलेक्टेड नहीं होते थे, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते थे। 2019 के बाद चूंकि ये प्रोविजन नहीं है, तो लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर आए या ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा आए, ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा दोनों को ही सही माना जाएगा। 2019 से पहले ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा को गलत माना जाता और इलेक्टेड मेंबर को सही माना जाता। समझ में आ गया। तो अभी राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर सही है, और लोकसभा में इलेक्टेड आए तब भी सही है, और ऑल मेंबर आए तभी भी ठीक है। क्लियर। सेम ऐसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, उसमें पहले सॉरी एक एंग्लो इंडियन होता था, अब वो प्रोविजन 2019 के बाद खत्म हो गया। तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग नहीं लेता था, तो पहले खाली इलेक्टेड मेंबर ही सही माना जाता, लेकिन अब इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाए, दोनों ही सही माने जाएंगे। क्लियर है। दिल्ली पुडुचेरी में आप अभी इलेक्टेड मेंबर ही लगाना, क्योंकि यहाँ का मेंबरशिप थोड़ी ऐसे होती है कि उसमें कुछ नॉमिनेशन के प्रोविजन भी हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में ऐसे, है ना। डन। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं समझ में आ गए। पार्लियामेंट के दोनों हाउस के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, लोअर हाउस के ऑल भी हो सकते हैं। स्टेट में खाली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं,
ऑल आ जाए तभी भी ठीक है। एंड जो यूनियन टेरिटरी है उसमें आप इलेक्टेड ही लगाएंगे, ऑल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां के प्रोविजन थोड़े अलग है। बाकी लोकसभा में आप इलेक्टेड ऑल दोनों लगा सकते हो, और लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड ऑल। राज्यसभा में आप दोनों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां 12 लोगों का तो अभी भी नॉमिनेशन हो रहा है, वो नहीं भाग लेंगे, है ना, केवल इलेक्टेड लोग ही वोट डालेंगे। आसान है ना, कोई भारी नहीं है, ठीक। अब इलेक्शन कैसे होता है इसको आप समझेंगे। इलेक्शन में आपको, हमारा 5वां टॉपिक है प्रेसिडेंट में, इलेक्शन का मैनर क्या है। इसमें आपको 3 बातें समझनी है। पहली बात क्या है, सबसे पहले वही समझ लो कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत। ये पहली बात हम पढ़ रहे हैं, हस्तांतरणीय मत, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सॉरी। तो एक बात हम आपको बता दें, यहां आगे हमें सब में ये कंटिन्यू करना है। इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन है और इनडायरेक्ट इलेक्शन है, दोनों ही है। डायरेक्ट इलेक्शन जहां भी होता है वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, चाहे उसे 3% वोट क्यों ना मिले हो, पर वो जीत जाएगा। बताओ, पूरी जनता की आबादी 1 लाख और उसके 3%, 3000 वोट मिले और एमपी बन गया, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मिले थे। ऐसा नहीं है आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे तभी एमपी एमएलए बनेगा। जहां भी डायरेक्ट इलेक्शन है वहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है वहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा सीट मिलने वाला सेलेक्ट नहीं होता, एक प्रोपोर्शन डिसाइड करा जाता है, प्रोपोर्शन कि कितने प्रतिशत सीट मिलने पे जीता हुआ माना जाएगा। अगर एक व्यक्ति चुना जाना है, जैसे राष्ट्रपति हम एक चुनते हैं, तो वो प्रोपोर्शन होता है 50% से एक ज्यादा। अगर 2 व्यक्ति चुने जाने होते, 2 राष्ट्रपति, तो 33% से एक ज्यादा। 3 व्यक्ति चुने जाने होते तो 25% से एक ज्यादा। अब ये प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, इसका फॉर्मूला बताएंगे अभी, है ना। पहले आप इतना समझ लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पहले एक प्रोपोर्शन डिसाइड करा जाता है कि कितने प्रतिशत पे बंदा जीता हुआ माना जाएगा। ऐसा नहीं है जिसको सबसे ज्यादा मिल गया वो बन गया। राष्ट्रपति के केस में वो प्रोपोर्शन कितना है, 50% से एक ज्यादा। तो एफटीपीटी में तो 3% मिलके भी बन सकते हो विजेता एमपी एमएलए, लेकिन प्रेसिडेंट तभी बनोगे जब 50% से ज्यादा मिले। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला क्या होता है उसको समझो जरा, 1 मिनट। इसको हटा देते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया एफटीपीटी एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जहां भी डायरेक्ट इलेक्शन है सब जगह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, और जहां भी भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन है सब जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसके साथ में सीक्रेट बैलेट, गोपनीय मतदान। ये 3 बातें सब जगह लगा देना जहां भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। वाइस प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट है ये लगा देना, एमएलसी में जहां जहां इनडायरेक्ट हो रहा है ये लगा देना, है ना। राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट है वहां भी यही लगा देना। वो जो कोटा हमने बताया 50%, वो कैसे डिसाइड होता है, उसका फॉर्मूला है कि टोटल जितने वोट डले हैं, मान लो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितने कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट है तो यहाँ 1 आएगा, उसमें +1, तो 1 करा तो ये 2, और 100 से दिया तो ये कितना आ गया, प्रतिशत में आता है ये 50% +1 आ गया ना, आधे से 1 अधिक। अगर जो कैंडिडेट हैं वो मान लो 100 ही हैं,
50 तो अपने आप ही आ गया है, तो 100 का 50% हो गया। अगर कैंडिडेट 2 होते तो 100 के नीचे 1 प्लस यहाँ 1 की जगह कितना होता है 2 कैंडिडेट, तो ये 33 आता। 33 प्लस 1 यानी कि 33% से एक ज्यादा, है ना। अगर कैंडिडेट 3 चुने जाते होते तो यहाँ 3 आता, तो यहाँ 4 हो जाता। 100 को 4 से देते तो 25, तो 25% से एक ज्यादा। ये फॉर्मूला होता है, कितने प्रतिशत कोटा पे आप चुने जाओगे, सबसे ज्यादा वोट मिलने पर नहीं चुने जाओगे। अब इसमें समस्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में समस्या क्या है समझो। चुनाव हुआ, ये कैंडिडेट खड़े थे ए बी सी डी ई, 5 कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। इसको 30% वोट मिले, इसको 10% मिले, इसको 15% मिले, इसको 20%, इसको 25%। किसको राष्ट्रपति घोषित करें? पांचों में से किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि 50% से ज्यादा किसी को भी नहीं मिले। ये राउंड 1 ये चुनाव हुआ। फिर से चुनाव हुआ, फिर किसी को बहुमत नहीं मिला, फिर हुआ फिर नहीं मिला, फिर हुआ फिर नहीं मिला। तो इसमें तो ऐसे कभी प्रेसिडेंट चुना ही नहीं जाएगा। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये समस्या है ना। फायदा उसका यह है कि वो व्यक्ति बहुमत रखता है, उसको ज्यादा लोगों ने चुना है। और नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि इलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो ये जो समस्या अभी आपने देखी, इसका उपाय क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसमें वोट ऐसे नहीं होते कि यहाँ पे आप पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा ABCDE और आप ए के सामने वाला बैलेट पेपर पे अपना मोहर लगा के आ जाओगे तो आपका वोट ए को चला गया। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5, तब आपका वैलिड पेपर माना जाएगा। नंबर सब पे लिखना जरूरी है, तभी वैलिड मतदान माना जाएगा, है ना। आपने यहाँ अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं कि मैं चाहता हूं ए राष्ट्रपति बने। अगर ए ना बन पाए तो मेरा मत किसको दे दिया जाए? डी को दे दिया जाए। अगर डी भी राष्ट्रपति ना बन पाए तो मेरा मत बी को दे दिया जाए। आपका वोट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ए से बी, बी से डी, है ना। एक बार में सिंगल है, जब ए को मिल रहा है तो ए को ही मिल रहा है। लेकिन ए नहीं जीत पाया, वो रेस से हट गया, तो आपका वोट फिर बी को मिल गया। तो है तो अभी भी सिंगल, बट कैसा है? ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो इस केस में, इसमें सबसे पहले कौन हारा? ये बी, इसको सबसे कम मिले थे। तो राउंड 2 की जो गिनती होगी उसमें बी को जिसने पहले नंबर पे लिखा था, अब उन्होंने दूसरे नंबर पे किसको लिखा है, ये गणना करी जाएगी। तो मान लो वो जो वोट हैं उनमें से 5% ने डी लिखा था, 5 ने ई, तो इसके 25% हो जाएंगे बढ़ के, इसके 30% हो जाएंगे, इसके 15 बचेंगे, इसके 30 बचेंगे। ये दूसरे राउंड की गणना हो गई। इसके वोट किसको चले गए? डी और ई को, क्योंकि आधे लोगों ने डी लिखा था दूसरे नंबर पे, आधों ने ई। अब कौन हटेगा इलेक्शन से? सी हट जाएगा, इसको सबसे कम मिले, है ना। और जो सी के वोट हैं वो हमने मान लिए कि वो इसको चले गए, सब लोगों ने ये लिख रखा था, तो इसके 45% हो गए, इसके 25 हो गए, इसके 30 हो गए। अभी भी कोई नहीं चुन पाया, तो अगले राउंड की गिनती होगी। अब ये हटेगा, इसके वोट जाएंगे, है ना। मान लो इनमें से 10% लोगों ने इसको दिए हो, इसके 55 हो गए, और 15% ने इसको दिए हो, इसके 45 हो गए। तो ये हार गया, ये जीत गया। ई जो है वो राष्ट्रपति बन गया। ठीक, तो पहली प्रणाली उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो हमने उसमें जाना कि हमें 3 बातें जाननी है। पहली बात, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, गोपनीय मतदान। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है? 50% से ज्यादा वाला ही राष्ट्रपति बनेगा भारत के केस में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या बता रहा है, ये भी आप समझ गए। इन दोनों में से पेपर में एक चुनना हो ना, कि राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रणाली से होते हैं, तो इसको चुनना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं ना। प्रक्रिया ये अपनाई जाती है, मतदान इससे सुनिश्चित करा जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो दोनों साथ में ही आएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ना। एक आध बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उसमें दोनों दे दिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, नन ऑफ द। तो फिर तो दोनों में से कोई एक चुनना है, तो हमने बता दिया आपका समाधान, ये चुन लेना, ये सही माना जाएगा उस केस में, फिर है ना। ये सब बातें घर से डिसाइड करके जानी पड़ती हैं कि अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, है ना। क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आते हैं।
और ये सब बातें पता कैसे चलती हैं? पी बाई क्यू से। पिछले साल के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। अब देखो 2 बातें समझ में आ गई हमको। पहली बात प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, मैनर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब दूसरी बात समझते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें ऐसे बोला जाता है, एक लाइन पर बताते हैं आपको पहले पूरी, फिर आप उसके बाद में देखना। यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट। जो अलग स्टेट के लोग वोट डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक वोट डाल रहे हैं, मध्य प्रदेश के विधायक वोट डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विधायक वोट डाल रहे हैं, डिफरेंट स्टेट के विधायक वोट डाल रहे हैं, तो उनका जो मत मूल्य निकाला जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता एक वोट एक वैल्यू, अंतर होता है इसमें, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे एक बात बताएं, एक सांसद है तो उसके विधायक की वैल्यू ज्यादा होती है, मान लो इतनी ज्यादा कि एक सांसद वोट डालेगा तो 8 विधायक के जितना माना जाएगा। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसे बता रहे हैं। 8 विधायक वोट डालेंगे तो उसको जितना माना जाएगा उतना अकेले एक सांसद के वोट को मान लिया जाएगा। तो विधायकों का सबका वोट वैल्यू अलग होती है। यूपी के विधायक की वोट वैल्यू अलग होगी, छत्तीसगढ़ के विधायक की वोट वैल्यू अलग होगी, एमपी जितने भी होते हैं उन सबकी वोट वैल्यू सेम होती है। तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें क्या है। तो जो स्टेट है उसके स्केल में समानता है, पैमाने में यूनिफॉर्मिटी, समानता। इस स्टेट के वोट में समानता नहीं है कि यूपी एमपी छत्तीसगढ़ के वोट सेम की वैल्यू सेम होगी। वोट का जो वैल्यू है उसको निकालने के मेथड में यूनिफॉर्मिटी है, ना कि वैल्यू में यूनिफॉर्मिटी है। समझ में आ गया? अब ये कैसे हुआ ये समझ लो। पहले आप कंक्लूजन ध्यान रखो, जो स्टेट है उनके वोट की वैल्यू सेम नहीं होती, सेम टू सेम नहीं होती, लेकिन जो वोट की वैल्यू निकालने का मेथड होता है, जो स्केल होता है, वो सेम होता है। तो क्या होता है वो स्केल या वो मेथड या वो फार्मूला? देखो ये वो फार्मूला क्या होता है, जो एमएलए की वोट वैल्यू है वो बराबर होता है स्टेट की पॉपुलेशन, जनसंख्या उस राज्य की, डिवाइडेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली वाले वोट डालते हैं इसमें ना, उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर है। और इसको छोटा करने के लिए नंबर को, चूंकि जनसंख्या तो बहुत ज्यादा होती है फिर तो नंबर लाखों में आ जाएगा, तो 1000 से डिवाइड देते हैं। ध्यान रखना 1000 से, पेपर में इसकी जगह 100 लिख के दे देता है, गड़बड़ हो जाती है। इस मेथड से सब राज्य के विधायकों की वोट वैल्यू निकलती है। अब उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू निकलनी है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में इलेक्टेड मेंबर 403 है ना, और कुल जनसंख्या 21 करोड़ समथिंग जितनी भी है उसको डिवाइड देके 1000 से डिवाइड दे दो। छत्तीसगढ़ की निकालनी है तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट, फिर 1000 से डिवाइड। हर राज्य की एमएलए की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलती है। तो इसको टेक्निकली क्या लिखा है उन्होंने, यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। राज्य के मत मापन में के पैमाने में समरूपता है, मत मापन के पैमाने में समरूपता। समझ आ गया ना? ओके, राज्य वाला केस हमने समझ लिया। अब आता है संसद वाला केस। यहां जितने भी एमपी हैं सबकी वैल्यू सेम है। एक बात ये याद रखोगे, सारे एमपी की वैल्यू सेम होती है। दूसरा, ऑल एमपी के वोट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है ऑल एमएलए। उत्तर प्रदेश के एमएलए के जितने भी वोट थी, मान लो अगर उसके वोट की वैल्यू 100 थी तो 430 से मल्टीप्लाई करो, और यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू आ गई,
फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान सारे के विधायकों की वोट वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। तो मान लो सबकी वोट वैल्यू मिल गई 1 लाख। तो जितने भी एमपी हैं 543 तो हो गए अपने लोकसभा से एंड 245 हो गए अपने राज्यसभा से। इन सब की वोट की वैल्यू भी 1 लाख की होगी। दोनों के वोट वैल्यू में पैरिटी होती है, समानता। तो समानता किसमें है ध्यान रखना, पैरिटी या समानता किसमें, वोट वैल्यू में। वो किसमें है, यूनियन और स्टेट। सभी स्टेट की वोट वैल्यू यानी कि एमएलए की वोट वैल्यू, यूनियन की वोट वैल्यू यानी कि सभी एमपी की वोट वैल्यू के बराबर होती है। इसमें पैरिटी या समानता है। स्टेट में समानता नहीं है। उत्तर प्रदेश की वोट वैल्यू बराबर छत्तीसगढ़ की वोट वैल्यू, ऐसे नहीं होता। वहां पे क्या है पैरिटी की जगह, यूनिफॉर्मिटी इन स्केल। बस फॉर्मूला सेम है, वोट वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे डायरेक्ट, है ना। तो हमने 3 बातें समझ ली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से है। दूसरा पैरिटी है स्टेट और यूनियन में। और तीसरा यूनिफॉर्मिटी है स्केल में, जो हम अलग अलग स्टेट का एमएलए की वोट वैल्यू निकालते हैं उसके फॉर्मूले। तो इसमें वोट वैल्यू निकलती कैसे है, पहले एक स्टेट के एमएलए की निकलेगी, फिर उसकी पूरी स्टेट से मल्टीप्लाई करके पूरी स्टेट की वोट वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे 28 के 28 स्टेट की आएगी, सबको जोड़ा जाएगा और उसको जोड़ के जितना भी आएगा वो ऑल एमएलए की वोट वैल्यू हो गई। और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा जो 543 प्लस 245 है उससे। तो यहां से एक एमपी की वोट वैल्यू आ जाएगी। इधर चले गए तो ये हो गए ना ऑल एमपी बराबर ऑल एमएलए। तो ये ऑल जितने भी हैं तो जोड़ के जो भी आएगा वो डिवाइड में ले आएंगे तो एक एमपी की वोट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतना। तो आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 बातें पढ़ ली, इलेक्टोरल कॉलेज भी पढ़ लिया। राज्यसभा के लोग तो भाग ले रहे हैं लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग भाग नहीं ले रहे, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें भी आप एक बात ध्यान रखना, जो संविधान है उसने लोकसभा को और राज्यसभा को क्या लिखा है, राज्यसभा को लिखा है उसने काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और अभी हमने बताया आपको आम भाषा में, पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, और स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसमें स्टेट शब्द भी आ रहा है और काउंसिल शब्द भी आ रहा है। तो अगर वो पेपर में राज्यसभा की जगह ये लिख के दे दे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या ऐसे लिख दे वो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, एक मिनट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भाग लेते हैं तो इसे लोग गलत कर देंगे। इसे समझेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट को कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात चल रही है, ऐसा नहीं है, ये राज्यसभा की बात चल रही है भाई। तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर तो भाग लेते ही, है ना, इसका ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो जाती है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी लिखा सकता है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य का ऊपरी सदन है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे जब इनके बारे में, तो आपको और अच्छा मजबूती से याद हो जाएगा, है ना। अभी जो गलती हो सकती थी वो हमने आपको बता दी। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी हो गई, इलेक्टोरल कॉलेज भी हो गया, सब कुछ, है ना। मान लो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना, उनकी क्वालिफिकेशन को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है, इलेक्शन मैनर को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है, काउंटिंग को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है। तो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कहाँ होता है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट में होता है। गवर्नर का तो इलेक्शन होता ही नहीं जो उसका कहीं डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा, है ना, उसका तो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट किया जा रहा है उसको, तो ना। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा एमपी, एमएलए, एमएलसी, इनके जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो हाई कोर्ट में होते हैं अभी के लिए, हाई कोर्ट में, है ना। लेकिन एक विशेष व्यवस्था है, उसको आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का भाग 14A
उसमें है ट्रिब्यूनल, है ना, 2 आर्टिकल है उसमें, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एक में अदर ट्रिब्यूनल। तो अदर ट्रिब्यूनल में पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए एमपी, एमएलए, एमएलसी, एमपी, एमएलए एंड एमएलसी के इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। और अगर ये ट्रिब्यूनल बनाया गया फिर इनके फैसले सीधे हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, ट्रिब्यूनल में आएंगे। और संविधान संशोधन में तो ये भी लिखा था कि ट्रिब्यूनल की अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन चंद्र कुमार नाम का एक केस है, उसने बोल दिया कि ट्रिब्यूनल अगर बनाया गया तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो अभी सरकार ने ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनाया नहीं है। अगर सरकार ने कोई ट्रिब्यूनल बना लिया तब एमपी, एमएलए, एमएलसी के इलेक्शन डिस्प्यूट पहले ट्रिब्यूनल में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के सीधे सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है। तो हमने आगे तक की पूरी कहानी देख ली, आगे जाएंगे तो फिर रिपीट करके देखेंगे, तो आपका एक इंटरलिंकिंग होती रहेगी सब्जेक्ट में बीच में। ये इंटरलिंकिंग जरूरी है। जैसे एज हमने सबकी एक साथ देख ली, 21, 25, 30, 35, तो इससे ही आपको एक मजबूती से याद होता है ना, इंटरलिंकिंग जरूरी है। इलेक्शन डिस्प्यूट कहां जाते हैं ये हमने देख लिया। इसमें कुछ अब बेसिक बातें लिखी हैं कि क्या इस मामले पे इलेक्शन डिस्प्यूट या इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज था 28 राज्यों के एमएलए और दो यूटी के एमएलए और लोकसभा और राज्यसभा के एमपी, इनमें एमएलसी भी होते हैं, तो एमएलसी तो भाग लेते ही नहीं चुनाव में, है ना। इनमें से कोई पद खाली था, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में कोई पद एम्प्टी था, तो क्या चुनौती दी जा सकती है? मान लो प्रेसिडेंट 2 वोट से जीते और 3 सीटें खाली थी, तो कोई पूछ गया कि ये 3 सीट भरी हुई होती तो मुझे वोट मिलते, मैं प्रेसिडेंट बनता, इलेक्शन को चुनौती ऐसे नहीं दे सकते चुनौती। पता है आपको, 1 सीट खाली हो, 2 सीट खाली हो, 3 सीट खाली हो, चाहे 500 सीट खाली हो, इलेक्शन को चुनौती नहीं दी जा सकती। और तो और किसी एक राज्य में, 2 राज्य में, जैसे 28 हैं, हो सकता है किसी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ हो और वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो। तो अगर पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली भी भंग है, कुल 26 राज्यों ने वोट डाला है, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली भंग है उन्होंने वोट ही नहीं डाला, तब भी इस इलेक्शन को चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज खाली होने की कंडीशन, वो चुनौती का आधार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो इसको आप पढ़ लेना। कुछ सिंपल सी बातें लिखी हुई है कि भाई प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराया, इनडायरेक्ट क्यों कराया। बढ़िया क्वेश्चन है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों कराया, डायरेक्ट क्यों नहीं कराया। आप सोच के देखो, आप ये जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल हेड है, असली शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। अगर इनका डायरेक्ट इलेक्शन कराते तो देखना क्या होता, इतना बड़ा भारत, उसमें जो एमपी है उसकी कितनी सीट, 543। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसमें से कितने से जीते हैं, 1 से, 1 सीट से जीत के आए हैं बस। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्शन है, पूरा भारत वोट डाल रहा है, ये पूरे 543 जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबने वोट डाला है। तो राष्ट्रपति को ज्यादा जनता ने चुना है या प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को बस एक जगह की जनता ने चुना होता, और राष्ट्रपति को 543 सब जगह की जनता ने। तो राष्ट्रपति तो फिर, है ना, घमंड में रहते कि भैया हमारे पास तुमसे ज्यादा पावर है ना, लेकिन असल में उनके पास पावर ही कम है। तो ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमारे राष्ट्रपति की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उससे मैच नहीं खाता डायरेक्ट इलेक्शन। अगर ज्यादा लोग चुन रहे हैं, डेमोक्रेसी है, तो जिसको ज्यादा लोगों ने चुना है उसको ज्यादा पावर होनी चाहिए, तभी तो मेजोरिटी का गवर्नमेंट बनती है। जो जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है लोकसभा में, उसका मतलब उसको ज्यादा जनता का समर्थन है, तो उसकी पावर ज्यादा है, उसको हमने एग्जीक्यूटिव बना दिया। मैच नहीं खाता, एक बात तो यह है। दूसरी और भी समस्याएं हैं इसमें, जैसे क्या कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिन को राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं? हमने देखा हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट ही एक्ट बनाती है, बस इसका एक्सेप्शन है कि भाई अगर सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति बना सकते हैं, तो वो उनकी पैरेलल पावर नहीं है। तो राष्ट्रपति लो तो कुछ बना नहीं सकते,
ऑर्डिनेंस भी जारी करेंगे तो एग्जीक्यूटिव से पूछ के करेंगे। तो वो इलेक्शन किस आधार पर लड़ते, वो जनता से क्या वादा करते कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। पावर तो है नहीं उनके पास, कुछ नॉमिनल पावर है ना। अभी कोई वादा, कोई जिसको लॉ बनाने की पावर है, इंप्लीमेंट करने की पावर है, वो तो वादे करेगा मैं ये कानून बनाऊंगा, मैं ये लागू कर दूंगा, मैं ये बढ़ा दूंगा, डेवलपमेंट के वादे करेंगे। प्रेसिडेंट क्या वादे करते, पावर ही नहीं है उनके पास में, नॉमिनल पावर है। जो कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत वो एग्जीक्यूटिव की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से कर रहे हैं। तो पहला तो चुनाव की विषय वस्तु क्या होती, थीम क्या होती, तो वो कह रहे हैं इंडिविजुअल थीम होती, फिर आरोप लगाते एक दूसरे पे। इसका चरित्र ऐसा है, इसका चरित्र ऐसा है, इसकी इतनी पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं, ये वो सब है ना। ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव इस तरह से होता है, क्योंकि मुद्दे तो कुछ होते नहीं है ना। तो ऐसे कुछ कुछ बातें हैं कि वो फिर पैसे की और समय की बर्बादी ही मानी जाती है। जब नॉमिनल पावर है तो पूरी जनता से चुनाने की जरूरत नहीं है ना। इस वजह से इलेक्शन को नहीं माना गया। बाकी आप इसको रीड कर लेना तो समझ आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन की भाई शपथ, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति क्या शपथ लेते हैं और वो शपथ कौन दिलाता है, कौन शपथ दिलाता है और क्या शपथ लेता है। तो शपथ तो बड़ी है और शपथ में कुछ पॉइंट कॉमन है जो सबकी शपथ में आते हैं। तो आप बस डिफरेंस याद कर लो, जिससे आपको पता चल जाए कि हम किसकी शपथ की बात कर रहे हैं। तो हम आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर दो लोगों की शपथ बता रहे हैं। इनकी शपथ होगी तो उसमें आपको 3 शब्द लिखे हुए मिलेंगे कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, संरक्षण, प्रतिरक्षण, है ना, ये सब बातें, संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षण, प्रतिरक्षण, रक्षा, ये 3 काम करेंगे। किसका, संविधान का। अब कोई भी आदमी अगर संविधान के प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने, डिफेंड करने की शपथ ले रहा है तो इसका मतलब या तो वो गवर्नर है या वो राष्ट्रपति है। याद हो गई राष्ट्रपति की शपथ। बाकी बातें भूल जाओ क्या लिखा है, ये 3 शब्द पकड़ लो। अगर शपथ पे क्वेश्चन आया तो ये 3 शब्द उसमें होंगे, क्योंकि ये यूनिक है। ये इन्हीं की शपथ में लिखे हैं, बस बाकी में नहीं लिखे। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, इसमें बच्चे गलत कर सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट संविधान का प्रोटेक्टर है और प्रोटेक्ट करने की शपथ कौन ले रहे हैं, राष्ट्रपति, है ना। तो इसको आप ध्यान रखना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की शपथ जो है संविधान को, वो राष्ट्रपति और गवर्नर लेते हैं। दूसरा शपथ दिलाता कौन है, राष्ट्रपति को, है ना। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाएंगे। अगर वो उपस्थित नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शपथ दिलाएंगे। तो ये हमने राष्ट्रपति की शपथ भी देख ली। अब राष्ट्रपति की टर्म क्या है, अवधि, कितने समय के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भी वो अवधि है 5 वर्ष। अब यहां से 2 बातें समझनी है, वो 5 वर्ष कब से है, इलेक्शन रिजल्ट से, जिस दिन वो चुनाव जीते थे, या जिस दिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करा था, है ना, कि डेट ऑन विच ही एंटर इन हिज ऑफिस, जिस दिन से पदभार संभाला था, उस दिन से पदभार संभाला था, उस दिन से 5 वर्ष, या जिस दिन चुनाव जीते थे तब से 5 वर्ष। तो ये वाला सही है। इससे भी बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। देखो होता क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रहता। तो अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति बनाए तो वो 21, 22, 23, 24, 25 1 जनवरी 2025 तक मान लो उसने राष्ट्रपति रहना है, 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, है ना। डेट पे मत जाना कि 30 दिसंबर 2025 लिखे हैं, क्या लिखे, 2025 में दिसंबर आएगी, है ना, तब 5 वर्ष पूरे होंगे, 31 दिसंबर 2025। नया राष्ट्रपति 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेगा। तो चुनाव कब कराओगे भाई नए राष्ट्रपति के, क्या इसी दिन कराओगे 1 जनवरी को, पहले से एडवांस में करा के रखने पड़ेंगे ना, पद को खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है तो इसमें पहले ही चुनाव करा लेंगे, अक्टूबर या नवंबर में,
अब ऐसे होगा कि नया व्यक्ति राष्ट्रपति चुन तो लिया गया, लेकिन अभी वो राष्ट्रपति की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि अभी तो पिछले वाले राष्ट्रपति के 2 महीने बाकी हैं, 2 महीना 1 महीना 15 दिन जितने भी बचे होंगे। तो वो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल काम करते रहेंगे, कार्यकाल पूरा करेंगे। जैसे ही वो कार्यकाल पूरा करेंगे तब नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा। तो तिथि कौन सी लेनी चाहिए? पद ग्रहण वाली लेंगे ना, चुने जाने वाले से थोड़े ना वो राष्ट्रपति बन गए थे, एडवांस में चुन के रख लिए थे, बीच में गैप ना आ जाए। डन। तो ज्यादातर केस में प्रधानमंत्री का कब से है या जो भी है, तो वो सब पद ग्रहण की तारीख से ही माना जाता है, ये आप ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री का तो कोई फिक्स कार्यकाल होता भी नहीं है, हमने ऐसे आपको बता दिया। अवधि पता चल गई आपको, 5 वर्ष की अवधि है ना। 1 मिनट। डन। अब इसके बाद में हो गया री इलेक्शन हो सकता है, बता दिया। ठीक। अब प्रेसिडेंट का जो अवधि है वो 5 वर्ष ही हो सकती है या इससे ज्यादा और कम भी हो सकती है, ज्यादा या कम, तो दोनों हो सकती है। कुछ विशेष केस है जिनमें कम भी हो सकती है, 5 ऐसे मामले हैं, पढ़ेंगे कौन कौन से, और ज्यादा भी हो सकती है। मान लो किसी वजह से राष्ट्रपति के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो गए और नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, तो उस स्थिति में इनके पद की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। वो राष्ट्रपति अपना कार्य जारी रखते हैं। ठीक है। कम कब कब हो सकती है? 5 वर्ष से कम जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा दे दें, रिजाइन दे दें, रिजाइन कर दें। तो इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। शपथ दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इस्तीफा किसको दे रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो 5 वर्ष से कम की अवधि इसमें हो सकती है। दूसरा, इस्तीफा देने से अलग कि मृत्यु हो जाए, 5 वर्ष से पहले अगर मृत्यु हो गई है तब भी, है ना, उनकी फिर तो 3 वर्ष में मृत्यु हुई है तो कार्यकाल खाली 3 ही वर्ष है। अपने ऐसे नहीं होता कि फिर शेष कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया, 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? इम्पीचमेंट या महाभियोग से हटा दिए गए हों। महाभियोग की प्रक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, इससे हटा दिए गए संसद ने। तो इन कुछ केसेस में उनकी जो अवधि है वो 5 वर्ष से कम की भी हो सकती है। ठीक है। अब यहां कुछ बातें और समझते हैं। प्रेसिडेंट का जो पद है वो कई तरह से रिक्त होता है, अभी हमने देखा। पहला पद कैसे रिक्त होगा? 5 वर्ष पूरे हुए, नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, इनकी अवधि तो पूरी हो गई, तो इसमें करते क्या है? कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं चुनते, ये राष्ट्रपति ही अपना कार्यकाल आगे जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं नया राष्ट्रपति चुने जाने तक। एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। दूसरा, मृत्यु हो गई तो उस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यकारी राष्ट्रपति चुना जाता है। मृत्यु के अलावा नंबर 3 अभी देखा था, महाभियोग लग गया तब भी कार्यकारी राष्ट्रपति चुना जाता है। नंबर 4, इस्तीफा दे दिया तब भी कार्यकारी राष्ट्रपति चुना जाता है। और नंबर 5, अस्वस्थ हैं, कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तब भी कार्यकारी राष्ट्रपति चुना जाता है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है। तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो चुना जाता है वो कौन होता है? तो वो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करते हैं। कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वो अवेलेबल नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज अवेलेबल है वो राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। इतना समझ में आ जाएगा। तो 5 वर्ष पूरे होने पे एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, क्योंकि प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करते हैं। मृत्यु के केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना जाता है, महाभियोग के केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट, इस्तीफे के केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट। और ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वो भी नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है ना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए फैक्ट है, ये जब आप पढ़ोगे इसमें मिल जाएगा।
ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट काम किया है? सुप्रीम कोर्ट वाली फाइल पढ़ेंगे वहां भी मिलेगा, और यहाँ जो राष्ट्रपति वाली फाइल है लास्ट में उसमें भी आपको मिलेगा। ये आप पढ़ के ध्यान से अपना देखना है ना। ओके, इसमें ठीक, तो ये हमने कैसे कैसे इनकी पोस्ट खाली होती है ये पढ़ लिया। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट। या महाभियोग कि राष्ट्रपति पे हटाने की क्या प्रक्रिया है और ये क्या जानकारी कहां दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप आर्टिकल समझो। 2 आर्टिकल मिलेंगे इसमें हमको, है ना। एक आर्टिकल 61, एक आर्टिकल 56। तो 56 में लिखा है कि टर्म पूरी होने से पहले भी इम्पीचमेंट के माध्यम से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। टर्म पूरी होने से पहले भी इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। और 61 में क्या लिखा हुआ है? इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या होगी इम्पीचमेंट की, ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 61 में। ठीक, तो वो प्रोसीजर हम पढ़ने वाले हैं अभी कि 61 में क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक, वायलेशन जो है कि किस ग्राउंड पे हटाया जाएगा वो 56 में। तो ये 2 आर्टिकल इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, 56 एंड 61। ज्यादातर केस में 61 पेपर में आता है, 56 आता नहीं, लेकिन यूपीएससी जैसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है तो वो दोनों को मिला के बना सकता है, तो आप ध्यान रखना। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, और हम इसमें एक काम और करेंगे कि जो इम्पीचमेंट है उससे और लोग भी कुछ लोग हटते हैं। जैसे एक तो प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट से हटते हैं, नियुक्त कैसे हुए ये सब तो देख लिया, अब हटाए कैसे जाएंगे वो देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब लोग भी इम्पीचमेंट से हटाए जाते हैं। तो इनकी क्या क्या प्रक्रिया है ये हमें समझना है। तो जनरली इसका आर्टिकल 61 और इनके आर्टिकल अपने अपने आर्टिकल है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं तो उसमें आर्टिकल आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट वाले में 124, हाई कोर्ट वाले में 241, नहीं ये भी 214 है, एंड कैग वाले में आ जाएगा 148, सीईसी वाले में 340, 324। ऐसे अलग अलग आर्टिकल में इनकी प्रक्रिया दी हुई। एक्चुअल में प्रक्रिया नहीं है, वो हम समझेंगे अभी। ठीक, इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा अंतर समझ लो। इनमें क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा ये लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर प्रस्ताव पास करेगा और प्रेसिडेंट हटाएंगे। और इन सब में क्या लिखा हुआ है कि उन्हीं ग्राउंड पे और उसी प्रोसीजर से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज। और सुप्रीम कोर्ट वाले में क्या लिखा हुआ है कि संसद प्रस्ताव पास करेगी फिर राष्ट्रपति हटाएंगे। उसको इम्पीचमेंट शब्द प्रयोग नहीं करा गया। इनमें से किसी के लिए भी संविधान में इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं है, केवल इसके लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग लाया गया संविधान में। लेकिन ये सभी इम्पीचमेंट से हटते हैं। ऐसा कैसे हो गया? इन पे इम्पीचमेंट लगेगा, ये संविधान में नहीं लिखा होगा, किसी और जगह लिखा होगा। हट तो ये भी इम्पीचमेंट से ही रहे हैं, महाभियोग से हटना। तो ये जो जज को हटाने वाला एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, उसमें इम्पीचमेंट शब्द यूज करा गया। इंक्वायरी जजेस एक्ट समथिंग ऐसे एक्ट है, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इनका इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि वो संविधान में नहीं लिखा। संविधान में इम्पीचमेंट शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग में लाया गया है, आर्टिकल 56 एंड 61, है ना। मोस्ट फेमस आर्टिकल क्या है इस मामले में? 61। इतना समझ में आया पहले हमें कि इम्पीचमेंट शब्द इनके लिए प्रयोग करा गया, इनके लिए नहीं करा गया। हटते ये सब भी इम्पीचमेंट से। अब एक एक करके हम देखेंगे। इनकी सबकी प्रक्रिया सेम होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाली सबने फॉलो करी है। तो पहले नंबर पे ग्राउंड, किन आधारों पे हटाओगे? ऐसे ही मन कर गया कि अब बहुत दिन हो गए हटा दो, ऐसे नहीं है ना, निश्चित आधार हैं इनके में है संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन पे हटाया जा सकता है।
प्रक्रिया तभी शुरू होगी। ऐसा नहीं है संविधान का उल्लंघन कर दिया तो हट ही जाएंगे। ये प्रक्रिया शुरू कराने की बेसिक कंडीशन है कि संविधान का उल्लंघन करेंगे तभी प्रक्रिया शुरू होगी। अब वो इतनी लंबी प्रक्रिया है, वो पास हो पाए ना हो पाए। ये कैसे हटते हैं? ये दो आधारों पे हटते हैं, अक्षमता या साबित कदाचार। अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी, या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार या अक्षमता, ये दो आधारों पे हटते हैं ये चारों लोग। और प्रेसिडेंट कैसे हटते हैं? संविधान का उल्लंघन। ग्राउंड का दोनों का डिफरेंस आ गया। हम प्रेसिडेंट वाला पढ़ रहे हैं, साथ में इनको भी देख लेना है। बताया इंटरलिंकिंग जरूरी है, वरना पेपर में कंफ्यूजन होता है फिर किसका ग्राउंड क्या था, किसके आधार क्या थे, किसमें कितना बहुमत जरूरी था। दूसरा, इसका जो इन्होंने को मान लो संविधान का उल्लंघन करा या ये अक्षमता साबित कदाचार का मामला था, अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद ही हटाती है इन दोनों को, है ना, महाभियोग से। तो इसमें भी संसद, इसमें भी संसद। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा है संसद में लोकसभा में प्रस्ताव आएगा या राज्यसभा में या किसी में भी आ सकता है? तो इसमें भी किसी भी सदन, इसमें भी किसी भी सदन, चाहे लोकसभा में प्रस्ताव ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, कोई मैटर नहीं है ना। उससे बड़ी बात कि ये जो प्रस्ताव या नोटिस आप दे रहे हो, इसमें आपको नोटिस देने से पहले मतलब प्रस्ताव लाने से पहले नोटिस देना होता है 14 दिन पहले। वो इसमें भी सेम है, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होता है पीठासीन अधिकारी को। लोकसभा में ला रहे हो तो लोकसभा के प्रेसिडेंट को, राज्यसभा में ला रहे हो तो वहां के चेयरमैन को नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले कि हम जो है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं या हम इनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं। वो पता है उस नोटिस को कितने लोगों ने साइन करा? ऐसा नहीं है एक आदमी नोटिस ले आया तो महाभियोग प्रस्ताव आ जाएगा। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला रहे हो पहले हाउस में, तो जिस हाउस में भी ला रहे हो, लोकसभा में या राज्यसभा में, उसके 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए। एक आदमी जो 14 दिन पहले नोटिस ला रहा है, उसके 14 दिन बाद संसद में बहस होगी कि बताओ हटाएं या ना हटाएं, फिर वोट डलेगा। तो प्रस्ताव की प्री कंडीशन है 14 दिन पहले नोटिस और उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। अब 1/4 कितने बनेंगे आप देख लो, यहाँ 543 है ना, तो लगभग बनेंगे 112 नहीं 25 12 30, वही 30-35 लोग समथिंग है ना, 130-135 लोग समथिंग इतने बनेंगे, है ना। डन। तो 14 दिन का नोटिस और इतने हस्ताक्षर। इसमें भी 14 दिन का नोटिस है और इसमें इन्होंने अलग प्रक्रिया है। राज्यसभा में 50 लोग और लोकसभा में 100 लोग, इतने के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतने लोगों का समर्थन जरूरी है। तो अभी तक हमने देखा दोनों के आर्टिकल अलग थे, दोनों का आधार अलग था और दोनों का प्रस्ताव की प्रक्रिया अलग थी। वहां आपको 1/4 लोगों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, 25% लोगों का समर्थन चाहिए, और यहाँ पे प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन चाहिए। इसका मतलब राष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव में ज्यादा लोग चाहिए, 1/4 तो ज्यादा है ना, लगभग 130 लोग बनेंगे और इसमें तो कुल 100 लोग बने। अंतर समझ में आ गया? प्रस्ताव में अंतर है। ये बच्चे ध्यान नहीं देते, इधर कुछ और पढ़ते हैं उधर कुछ और पढ़ते हैं, पेपर में जाके कंफ्यूज होते हैं 1/4 था या 100 था या 50 था। अब हमने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सीएजी में, सीईसी में अगर ये होगा तो राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100, सब में सेम लिखा होगा। राष्ट्रपति में, लोकसभा में भी 1/4, राज्यसभा में भी 1/4। क्लियर? प्रस्ताव आ गया। अब क्या होगा? जो भी पहला हाउस था, फर्स्ट हाउस, वो लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, उसमें प्रस्ताव आ गया। इन चारों का प्रस्ताव आ गया और यहां पे प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रस्ताव आ गया। तो यहां फर्स्ट हाउस में सीधे वोट होता है, वोट। यहां पे वोट नहीं होता इस वाले में। इस वाले में पहले इंक्वायरी कमेटी बनती है। ये कौन सा वाला है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, सीईसी
अगर उनका महाभियोग प्रस्ताव है तो जो पहला हाउस है लोकसभा या राज्यसभा जिसमें पहले प्रस्ताव आया उसमें इंक्वायरी कमेटी बनती है, जांच होती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो वोट डलता है, इसमें पहले ही सीधे वोट डाल देते हैं। अब जो वोट है वो ध्यान रखना बड़ा विशेष बहुमत है, एक ही जगह काम आता है। जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो उसे पास माना जाता है और फिर सेकंड हाउस में भेजा जाता है। टोटल की 2/3 मेजोरिटी, जितने टोटल हैं, मान लो लोकसभा में प्रस्ताव आया है तो 543 के 2/3 इतने लोग समर्थन में होंगे तभी वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। राज्यसभा में है तो 245 के 2/3। क्या इसमें भी 2/3 है? फिर जब वोट डालेगा तो जांच समिति ने आरोप सही पाए, अब वोट डालना है तो यहां पे है स्पेशल मेजोरिटी, इतने से प्रस्ताव पास होता है स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है कि इसमें 2 मेजोरिटी आएंगी, टोटल का 50% एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। टोटल का 50% एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 दोनों होना जरूरी है। इनमें से आप कैलकुलेट करके देखना घर पे, ये ज्यादा बड़ा बहुमत है, टोटल का 2/3 ये सबसे बड़ा बहुमत है भारतीय संविधान का। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है और टोटल का 2/3 पूरे संविधान में बस एक ही जगह यूज करा गया है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने। पहले भी हम इसे देख चुके हैं ना। ओके, पहले से प्रस्ताव पास हो गया, इनकी जांच समिति बन गई, प्रस्ताव पास हो गया। अब दूसरे हाउस में मसला पहुंचता है, सेकंड हाउस। तो इनकी राष्ट्रपति की जांच समिति दूसरे हाउस में बनती है कि भाई वो संविधान उल्लंघन के आरोप हैं वो सही है या गलत है। अगर वो जांच समिति सही पाती है तो वोट होता है, और इनके में तो जांच समिति पहले ही बन गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, सीईसी में, तो यहाँ पे सीधा वोट होता है। वोट वही सेम, विशेष बहुमत, और इनके में टोटल का 2/3, दोनों से प्रस्ताव अलग अलग पास होता है। यहां जैसे ही दूसरे से पास होता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, और यहाँ प्रस्ताव पास होने के बाद वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज या सीएजी, सीईसी उनका पद रिक्त माना जाता है ना। तो ये हमने दोनों की प्रक्रिया समझ ली, आर्टिकल देख लिए, और दोनों में क्या अंतर है वो देख लिया। तो देखना बहुमत का भी अंतर है, जांच समिति भी अलग सदन में बन रही है, जो प्रस्तावक अनुमोदक है वो भी अंतर है, ग्राउंड का भी अंतर है। बस महाभियोग शब्द सेम है कि इन्हें महाभियोग से हटाया जाता है, इतना डिटेल में कोई देखता नहीं, वो तो बस ये याद कर लेते हैं राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग से हटाते हैं। दोनों के महाभियोग में बहुत अंतर है, एक का संविधान में लिखा है, एक का कानून में लिखा है, और अंदर ग्राउंड वगैरह सभी डिफरेंट है ना। तो ये हमने समझ लिया, ठीक। तो यहां तक का हमने देख लिया। अब हमारा जो बचा है वो पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बचा है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये हम अपनी कल की क्लास में करेंगे। ओके, तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।